आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किस चीज़ से डील कर रही है, इंटर कन्वर्जन किस किस के बीच में, रिएक्शन की केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। अब इसमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जिन एक्वस सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में जाके वो आयंस में टूट जाते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कि NaCl टूटता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, वैसे ही फर्दर H2O टूटता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। ऐसे जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो आयोनाइज नहीं होते उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन, यूरिया, बेंजीन लिक्विड और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो जो आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका जो अल्फ़ा आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा वीक वाले का, तो 5 to 10% होता है। अल्फ़ा जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो 100% होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि इनके एग्जांपल्स हैं वीक एसिड, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और सारे ऑर्गेनिक बेस हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे। ऐसी वाटर जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे, कंडक्टेंस, सेल और इलेक्ट्रोलिसिस और बैटरी। कंडक्टेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट भी करते हैं और G से रिप्रेजेंट भी करते हैं। थियोरेटिकली देखा जाए तो कंडक्टेंस क्या होता है, ये मीज़र कर रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में चार्ज के फ्लो को। मैथमेटिकली देखा जाए तो कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर्मूला आ जाएगा C = 1/R, जहाँ पे हम इसको कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स या फिर सीमन S। इफेक्टिंग फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो पहला है नंबर ऑफ़ आयंस। तो कंडक्टेंस उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस होगा। जैसे कि मेरे पास 2 एग्जांपल है, 1 मोल NaCl, 1 मोल Na3PO4। तो इसमें 2 मोल आयन है, इसमें 4 मोल आयन है, तो मोल ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा, तो बी वाले का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, बेसिक स्ट्रेंथ पे, और इन्वर्स होता है चार्ज ऑफ आयन के। ऐसी कंडक्टेंस देखा जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ गैसियस आयन के, या फिर हम कह सकते हैं नेकेड आयन के, जहाँ पे चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ़ आयंस जो कि कांस्टेंट रहते हैं। अब कंडक्टेंस देखा जाए तो H+ का बहुत ज़्यादा होता है दूसरे कैटायंस से, और OH निगेटिव का काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरे एनायंस से। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। जहाँ पे HCl का ज़्यादा है NaCl से, NaOH का ज़्यादा है NaCl से। तो जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा। ऐसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऐसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये क्या होता है? ये मेज़र करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया है, तो उसमें चार्ज के फ्लो के रेट को मेज़र करता है, कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काप्पा से। काप्पा जो कि कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी के इन्वर्स में होती है। रजिस्टिविटी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो रजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है रो, जिसको हम कहेंगे रजिस्टिविटी। तो R = रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। R = रो L/A, जहाँ पे रो है रजिस्टिविटी जो कि इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी का। तो यहाँ से हम फॉर्मूला देखेंगे सेल कांस्टेंट, जिसको हम L/A हमारा है सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1/रो क्या आ जाएगा? 1/R इंटू L/A, जहाँ पे 1/रो है मेरा कंडक्टिविटी मतलब काप्पा, 1/R मेरा कंडक्टेंस मतलब G, और L/A मतलब सेल कांस्टेंट जो कि G स्टार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ जाता है, काप्पा = G इंटू G स्टार, जहाँ पे सेल कांस्टेंट क्या है? L/A मेरा सेल कांस्टेंट है। तो काप्पा क्या आ जाएगा? काप्पा = C इंटू L/A। तो अगर मैं यहाँ से K की यूनिट निकालूँ तो वो आएगी सीमन सेंटीमीटर इन्वर्स। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा M से, लैम्डा M से। ये क्या करता है? इट मीजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 m इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम 1 मोलालिटी लें तो उसमें चार्ज के फ्लो के रेट को मेजर करता है मोलर कंडक्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट से लैम्डा M से। लैम्डा M जो कि इन्वर्स होता है मोलैरिटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काप्पा के, कंडक्टिविटी के।
ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है लैम्डा एम इज इक्वल्स काप्पा इंटू 1000 ओवर एम, जहाँ पे लैम्डा एम है मोलर कंडक्टेंस, एम है मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो अगर लैम्डा एम की यहाँ से मैं यूनिट निकालूँ तो लैम्डा एम की यहाँ से यूनिट आ जाएगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ही हमारा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। ये क्या फ्लो, ये मेज़र करेगा अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 नॉर्मेलिटी लें तो उसमें चार्ज के फ्लो के रेट को मेज़र करेगा लैम्डा इक्विवेलेंट। जहाँ से इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स काप्पा इंटू 1000 ओवर एम एन, जहाँ पे एन का मतलब है नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट की अगर मैं यूनिट देखो तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देखें लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में तो दोनों का फॉर्मूला लिख लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा जहाँ पे नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल्स एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। अगर मैं एन फैक्टर निकाल लूँ कैटायन का, तो कैटायन के ऊपर जितना चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर होगा। ऐसे ही सेम एनायन के ऊपर जितना चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर होगा। लेकिन अगर हम सॉल्ट के लिए निकालना चाहें तो सॉल्ट में कैसे निकालते हैं, या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं या फिर टोटल निगेटिव चार्ज देख लेते हैं, तो वो उस सॉल्ट का एन फैक्टर आ जाएगा। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, एक +1 है एक -1 है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 1। ऐसे फर्दर Na3PO4 में 3 Na पॉजिटिव है और PO4 3 निगेटिव है, 3 कैटायन है 3 एनायन है तो N3 आ जाएगा। ऐसे फर्दर इसमें 6 कैटायन है 6 एनायन है तो N6 आ जाएगा। कंडक्टेंस लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट इंक्रीज़ होता है अगर मैं डाइल्यूशन कराऊँ तो, और डाइल्यूशन करा रही हूँ मतलब उसमें मैं पानी की मात्रा ज़्यादा कर रही हूँ, सॉल्वेंट बढ़ाती जा रही हूँ, तो कंसनट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन इंक्रीज़ हुआ तो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, अगर नंबर ऑफ़ आयंस कम हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, साथ में कम होगी। अगर मैं डाइल्यूशन का इफेक्ट देखूं, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्वेंट को बढ़ाती जा रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ। तो कंसनट्रेशन क्या होती है मेरी, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम होती है कंसनट्रेशन। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, काप्पा इंटू 1000 ओवर एम, और लैम्डा इक्विवेलेंट होता है काप्पा इंटू 1000 ओवर एन। और जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैं अगर डाइल्यूशन करती जा रही हूँ, डाइल्यूशन कर रही हूँ मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, तो डाइल्यूशन हो रहा है मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो रहा है तो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा एम इंक्रीज़ होता है डाइल्यूशन करने पे ऑन कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। इसका रीज़न क्या है, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन का, अल्फ़ा इज इक्वल्स √Ka ओवर C। तो अगर मैं अल्फ़ा बढ़ाती जा रही हूँ तो कंसनट्रेशन कम होती जा रही है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब क्या होता है, नंबर ऑफ़ आयंस अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन अल्फ़ा, अल्फ़ा बढ़ रहा है नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस, तो आयंस के बीच की प्लस माइनस के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब जैसे प्लस माइनस के बीच की डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, दूर दूर जा रहे हैं तो दूर दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट होता है ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन का इफेक्ट देखूँ तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हम इसको कहेंगे डिगबाय ऑन सागर एंड हकल्स इक्वेशन। तो यहाँ से लैम्डा एम ऑफ वी इज इक्वल्स लैम्डा एम ऑफ इन्फिनिटी माइनस बी √C, जहाँ पे लैम्डा वी ऑफ एम का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एक फाइनाइट कंसनट्रेशन पे, लैम्डा इनफाइनाइट एम का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया तो कंसनट्रेशन टेंड्स टू बी 0, ठीक है। अब जहाँ पे C क्या है, C अगर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, कंसनट्रेशन 0 हो जाएगी, तो जहाँ पे लैम्डा एम ऑफ वी एक फाइनाइट कंसनट्रेशन पे लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगी, टेंड्स टू बी लैम्डा कंसनट्रेशन एट फाइनाइट सॉल्यूशन। जहाँ पे B मेरा जो है वो कांस्टेंट है, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन। C है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेशन। तो यहाँ से ये इक्वेशन किसके फॉर्म में लग गई, y इज इक्वल्स mx प्लस C के फॉर्म में दिख रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें NaCl और KCl का, तो ये एक NaCl का है, ये KCl का है, लैम्डा नॉट एम ऑफ और √V का ग्राफ। ये देखूँ ये चीज़ जो है ये है मेरा एट फाइनाइट सॉल्यूशन, ये है एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये जो आएगा ये मेरा स्लोप आएगा जो कि -B है। डाइल्यूशन का इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, जिसको हम कोलराज लॉ कहते हैं।
अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फ़ा बढ़ाने पे कंसनट्रेशन कम होगी, अल्फ़ा इज इक्वल्स √KA/C, या फिर मैं लिख सकती हूँ KA इज इक्वल्स C⁴/1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ से मैं 1 माइनस अल्फ़ा को टेंड्स टू बी 1 लिख देती हूँ, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है। अब मेनली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ आयंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। तो हम लैम्डा एम का √C के साथ अगर ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे आएगा और कुछ कर्व की तरह जो होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आएगा। जो लैम्डा एम है किसी कंसंट्रेशन पे वो टेंड्स कर जाएगा लैम्डा एम एट इन्फिनिट सॉल्यूशन, अगर उसकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और जो कि डिपेंड नहीं कर रही होगी अपने पेरेंट मॉलिक्यूल के नेचर पे। अगर इन्फिनिट डाइल्यूशन हो गया मतलब कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी 0 आ गई, अब उसमें कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा, 100% आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे भी 100% आयोनाइज होते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स √KA/C में अगर मैं C टेंड्स टू बी 0 ले लूँ, क्योंकि डाइल्यूशन कराया है इन्फिनिट, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 100%, तो कोई भी अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा आयंस के बीच में। तो मैं कह सकती हूँ कंडक्टेंस ऑफ आयंस आर कांस्टेंट, आयंस की जो कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट है और अचीव कर ले रही है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और अपने पेरेंट मॉलिक्यूल के नेचर पे वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे सपोज मैं करूँ, एक सोचूँ कि AX/BY मैंने लिया, जिसमें X मोल्स ऑफ A + Y आया और +Y मोल्स B ऑफ -X आया, तो मैं लैम्डा एम एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन AX/BY का देखूँ तो X मोल्स इंटू लैम्डा एम ऑफ इसका प्लस Y मोल्स इंटू लैम्डा एम ऑफ इसका। ऐसे अगर मैं इक्विवेलेंट का निकालना चाहूँ, ये है मोलर का, ये है इक्विवेलेंट का, तो इक्विवेलेंट में हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक नहीं आता है, तो सिर्फ इसका इक्विवेलेंट लिखा जाएगा प्लस इसका इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है उसकी सोल्यूबिलिटी देखें तो लैम्डा एम क्या होता है, काप्पा इंटू 1000/m, तो यहाँ पे लैम्डा एम अगर मैं सॉल्ट का देखूँ तो काप्पा किसका आएगा, सॉल्ट का, इंटू 1000 अपॉन सोल्यूबिलिटी आएगी सॉल्ट की। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का डिजॉल्व है वो मेरी कहलाएगी सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ग्राम पर लीटर, ग्राम क्या हुआ मेरा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन लीटर। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, तो अल्फ़ा क्या होता है मेरा, मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लैम्डा VFM अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट M। तो मैं AB देखूँ तो ये टूट रहा है A पॉजिटिव में और B निगेटिव में, तो इनिशियली मैं लूँ तो इसकी मैंने कंसंट्रेशन C ली, तो अभी इनिशियली नहीं बने, तो ये 0 0 होंगे। अब कुछ T टाइम पे अगर मैं देखूँ तो इसकी क्या हो जाएगी, C- C अल्फ़ा, C 1 - अल्फ़ा भी कह सकती हूँ, तो इसकी C अल्फ़ा बनेगी, इसकी भी C अल्फ़ा बनेगी। तो यहाँ से KA क्या आ जाएगा, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C 1 - अल्फ़ा, तो यहाँ से आ जाएगा C⁴ अपॉन 1 - अल्फ़ा। तो KA का फॉर्मूला क्या आ गया, C⁴ अपॉन 1 - अल्फ़ा। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हुआ, लैम्डा VM अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट M। अगर इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखा जाए तो लैम्डा V इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो सकती है और ऐसे फर्दर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल 2 तरीके के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही फर्दर इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब आता है हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, उसको हमने जोड़ दिया सॉल्ट ब्रिज की मदद से, और 2 इलेक्ट्रोड्स लिए जिसको जोड़ दिया वोल्ट मीटर से। तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर क्या जा रहे हैं, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, ये कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोलाइट से आउटर सर्किट में या फिर वोल्ट मीटर में, ऐसे ही फर्दर वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोड्स क्या है, हमारे हाफ सेल हैं, जैसे रॉड, वायर और लेयर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल, हमारे पास 2 तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक जिसको हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। नॉर्मल इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें सेल्फ केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी अपने आप हो जाती है, ऐसे ही साथ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। इनर्ट इलेक्ट्रॉन क्या है,
इनर्ट इलेक्ट्रोड में कोई भी सेल्फ रिएक्शन नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोलाइट से आउटर सर्किट में या फिर आउटर सर्किट से इलेक्ट्रोलाइट में, जिसका एग्जांपल है ग्रेफाइट रॉड या फिर प्लेटिनम वायर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड अगर हम देखें तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता है, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो पहला है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो कि हाफ सेल है। इसमें क्या होता है, मेटल की ही रॉड है और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, मेटल कैटायन है। जैसे मैंने जिंक रॉड ले ली तो जिंक सल्फेट ले लिया, कॉपर रॉड ले ली तो कॉपर सल्फेट, आयरन रॉड ले ली तो आयरन सल्फेट, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है। मेटल जो मेटल लिया है उसी का ही कैटायन है। जैसे कि मेटल रॉड ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, ऐसे जैसे जिंक प्लस ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे तो जिंक में आ गया, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ये कैथोड पे होगी। ऐसी जो मेटल रॉड है उसने क्या करा, जिंक 2+ लूज़ करा, तो यहाँ से जिंक अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड पे होगी। तो जो मेटल रॉड होगी वो कौन सा साइन अचीव कर लेगी, निगेटिव साइन। ऐसे ही हमारा होता है गैस गैस आयन एक्सचेंज हाफ सेल। इसमें क्या होता है, जो गैस है उसी गैस का आयन लिया है। H2 गैस है तो H+ आयन, Cl2 गैस है तो Cl नेगेटिव आयन, O2 गैस है तो OH नेगेटिव आयन। जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने प्लैटिनम वायर ले ली। H2 गैस है तो H2 का ही आयन लिया है, जैसे कि H+ हो गया या HCl हो गया या H2SO4 हो गया। यहाँ पे से H2 गैस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है। जैसे कि H2 जो है वो जा रहा है 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रोड्स, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये होगी एनोड पे। ऐसे फर्दर 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन होगी कैथोड पे। तीसरा है हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हाफ सेल। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है हम उसको D ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं। जैसे कि आयरन 2+ का लिया हमने, Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स के Fe, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये होगी कैथोड पे। ऐसे आयरन 2+ जा रहा है अपने आयरन 3+ में, मतलब यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन, ये होगी एनोड पे। ऐसे ही चौथा है हमारे पास मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें मेटल लिया, हम मेटल का सॉल्ट लिया या फिर सॉल्ट ऑफ एन आयन ऑफ सॉल्ट, सोर्स ऑफ एन आयन ऑफ सॉल्ट। ऐसे ही Ag लिया या फिर AgCl या KCl, Hg या फिर HgCl2 और KCl। जैसे हमने Ag जो कि Ag पॉजिटिव में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये होगी एनोड पे। ऐसे AgCl+ इलेक्ट्रॉन्स गिव Ag + Cl नेगेटिव, यहाँ पे +1 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है जो कि होगी कैथोड पे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक U टाइप की ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है 2 हाफ सेल को, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगर जेली होती है जो कि एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना देती है, जिसका एग्जांपल वो जैसे NH4Cl + KNO3 का सॉल्यूशन। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये ख़त्म कर देता है। इसमें सॉल्ट ब्रिज में एनायन और कैटायन की आयनिक मोबिलिटी इक्वल होती है। अब जो चार्ज की जो डबल लेयर होती है वो क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। सेल रिएक्शन, सेल की रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन और राइट हैंड साइड में लिखते हैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, और बीच में एक डबल स्लैश का साइन आता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सॉल्ट ब्रिज के लिए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जैसे M अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +N ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। ऐसे फर्दर कैथोड है, कैथोड अपनी रिडक्शन में जाता है, Mn+ से M स्टेट में जा रहा है, +N से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ लिया जिंक सल्फेट, यहाँ लिया कॉपर सल्फेट। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड पे होगा। ऐसे कैथोड कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये कहाँ होगा, एनोड पे, कैथोड पे होगा। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन सेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है, एनोड हाफ रिएक्शन, तो जिंक 2+ सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2+ कॉपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज की डबल लेयर होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये एक स्टेट फंक्शन है, ऐसे ही साथ ही साथ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो हम थर्मो में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड नहीं करता है सेल के साइज़ पे और साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे 2 तरीके के हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल ई से, और स्टैंडर्ड टर्म आ जाता है तो ऊपर नॉट आ जाता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E0 से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा वेरिएबल होता है और डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे। ऐसे ही फर्दर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है।
जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो कॉपर अपनी कॉपर 2+ स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड पे हो रही होगी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E1। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, जैसे कॉपर 2+ में जा रहे हैं, ये रिएक्शन इसको हमने बोला E2, E 0.1 m की है, ये 10⁻³ मोलैरिटी की है, तो इसमें E1 और E2 जो होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही फर्दर अगर हम स्टैंडर्ड में देखें तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम मीज़र करते हैं 1 m इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कह देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहाँ पे E1 नॉट इज़ इक्वल्स E2 नॉट हो जाएगा, मतलब इन दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे EOP, रिडक्शन वाले को E ऑफ RP। अगर ऑक्सीडेशन हमारा हाफ सेल में हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EOP, और अगर रिडक्शन हमारा हाफ सेल में हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ERP। जैसे कि हमारा एग्जांपल है यहाँ पे जिंक 2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है EOP, जिंक 2+ अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो ERP। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है E0 ऑफ RP, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E0 ऑफ RP के। वर्किंग ऑफ सेल अगर हम देखें तो यहाँ से हम एग्जांपल लेंगे डैनियल सेल का, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहाँ से हम देखें कि एनोड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड जिंक 2+ जिंक में जा रहा है, मतलब यहाँ पे E0 ऑफ RP है -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है Cu2+ से Cu में, तो इसका E0 ऑफ RP होगा प्लस का 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, ऑक्सीडेशन वाली, तो जिंक अपनी जिंक 2+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एनोड पे हो रहा होगा, तो जो कंसनट्रेशन होगी जिंक 2+ की एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और जो सल्फेट का कंसनट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसे ही कैथोड में Cu2+ जो है वो रिडक्शन में जा रहा है, 2+ से 0 में जा रहा है, तो ये कैथोड पे हो गई। ऐसे ही जो यहाँ पे कंसनट्रेशन होगा Cu2+ का इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो हम सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर प्लस गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। तो इसका अगर हम सेल को रिप्रेजेंट करें तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिंक 2+ एक्वस स्टेट में, जिंक सॉलिड स्टेट में, डबल स्लैश मतलब सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ एक्वस स्टेट में स्लैश कॉपर सॉलिड। पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम 2 हाफ सेल को ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से जितना पोटेंशियल आएगा वो होता है सेल पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E सेल से, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो E0 सेल हो जाएगा। ऐसे जिंक जो है अपनी जिंक 2+ स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक 2+ जिंक में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इज इक्वल्स निगेटिव ऑफ E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। अगर मैं यहाँ पे मैं E सेल लिखना चाहूँ, अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगी तो कैथोड माइनस एनोड, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगी तो एनोड माइनस कैथोड होगा। ऐसे अगर मैं सेल का EMF देखूँ तो सेल का EMF क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा जब करंट फ्लो एक सेल में 0 हो जाएगा, जब सेल में करंट फ्लो 0 होगा तो उसकी वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उसको हम EMF कहेंगे, जो EMF इज इक्वल्स टू E सेल होगा। अब अगर हम रिलेशन देखें बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, तो डेल्टा G जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -NF E0, जहाँ पे डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल, जो कि एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि एडिटिव इन नेचर होती है, जहाँ पे N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक हाफ सेल में या फिर एक सेल में। E का मतलब क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या फिर हाफ सेल। F जो कि एक फराडे कांस्टेंट है जिसकी यूनिट होती है 1 फराडे, जो कि इज इक्वल्स टू होता है 96500 कूलम चार्ज, जो कि किसके बराबर है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन के। तो अगर मैं डेल्टा G को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगी तो वो आ जाएगा -NF, और E भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में आएगा। अगर ऐसी फर्दर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूँ तो E भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में आएगा। अगर सेल के लिए लिखूँ तो E भी सेल का आएगा। अगर स्टैंडर्ड लिखा जाएगा तो डेल्टा G0 स्टैंडर्ड लिखा जाएगा तो E0 भी स्टैंडर्ड आएगा। तो E यहाँ से क्या आ सकता है, E इज इक्वल्स -∆G अपॉन NF, जहाँ पे डेल्टा G एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और NF जहाँ पे F क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इन एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव आता है, तो E क्या हो जाएगा, हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी।
अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा जिसमें हमारे पास 2 हाफ सेल के दिए हैं, तो हमें थर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल पूछेगा, तो हम डेल्टा जी से निकाल लेंगे। स्पॉन्टेनियस ऑफ अ सेल, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है एक सेल की। डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है तो वह सेल स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी निगेटिव आता है तो फॉर्मूले में से करके आ जाएगा ई सेल हमारा पॉजिटिव आएगा। ऐसे फर्दर डेल्टा जी ज़ीरो है तो जो सेल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इस ई सेल भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर अपोजिट है जो कि स्पॉन्टेनियस सेल के है। इसमें ई सेल जो होगा वो निगेटिव होगा। तो फॉर्मूले से हम देख लेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन में देखा तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन सेल पोटेंशियल, तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, जहाँ पे डेल्टा जी है जो कि गिब्स फ्री एनर्जी है एक सेल की, और डेल्टा जी नॉट जो कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है सेल की, क्यू सी मतलब एक क्वेश्चन रेशियो, टी मतलब टेम्परेचर, आर जो कि गैस कांस्टेंट है। तो ऐसे अगर हम जैसे क्यू सी निकालना है तो क्यू सी अगर हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ऐसे इस रिएक्शन में अगर क्यू सी लिखा जाएगा तो एच सी एल की पावर स्टोइकियोमेट्रिक, H2 की पावर स्टोइकियोमेट्रिक और Cl2 की पावर स्टोइकियोमेट्रिक उसका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्यू सी ये आ जाएगा। अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखें तो हमारा क्यू सी जो होगा इक्विलिब्रियम पे वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के इक्विलिब्रियम। और ये ध्यान रखना अगर इक्विलिब्रियम स्टेट का क्यू सी है तो उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, के इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन लिखेंगे, गैस का हम पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, और सॉलिड के स्टेट में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये सॉलिड स्टेट है तो हमने सॉलिड स्टेट का कुछ भी नहीं लिखा, जैसे जिंक 2+ लिखा, फिर H2 जो कि गैस है, गैस का हमने एक्वस का हमने कंसंट्रेशन लिखा, गैस का हमने पार्शियल प्रेशर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्वस का कंसंट्रेशन लिखा। तो जो जिंक है जो कि सॉलिड स्टेट में उसको नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा जी जो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी होता है। डेल्टा जी नॉट को मैं लिख सकती हूँ माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट को लिख सकती हूँ माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू सी। तो यहाँ से ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस आर टी, ये एन एफ कॉन्स्टेंट लेके इधर नीचे आ जाएगा, एल एन क्यू सी। अब अगर मैं एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2.303 से। तो ई सेल इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। एल एन जो है वो कन्वर्ट हो गया लॉग में बाय मल्टीप्लाइंग 2.303, जहाँ पे ई नॉट सेल जो है वो कांस्टेंट होता है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू और जो कि डिपेंड नहीं करता है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट। लेकिन ई सेल जो है वो वेरिएबल होगा और डिपेंड करेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो जो ई सेल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, और ई सेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के। आर की वैल्यू हम लिखेंगे 8.314 जूल, जहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, फराडे कॉन्स्टेंट 96500 कूलम। अब अगर हम ये देखें तो ई सेल इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन क्यू सी। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन एक फॉर्मूला है जो कि सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब 298 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर दिया होगा या फिर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा। तो वो है ई सेल इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन एल एन क्यू सी, जहाँ पे हमने टेम्परेचर को 298 केल्विन रख दिया और एफ़ की वैल्यू हमने ये रख दी। तो अगर हम हाफ सेल के लिए देखें, रिडक्शन हाफ सेल के लिए, तो रिएक्शन क्या आएगी, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 ओवर एन एल एन लॉग क्यू सी, जो कि सिर्फ 298 केल्विन पे होगी। और अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए लिखा जाए तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की जगह हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे। ये भी फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा है, 298 केल्विन के लिए। और अगर हमें हाइड्रोजन हाफ सेल दिया है तो हाइड्रोजन हाफ सेल में ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हमने सपोज किया है जो कि होगा 0। तो ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल 0 नहीं होगा और ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा। तो फर्दर ई ऑफ H प्लस H2 भी 0 नहीं होगा और ई ऑफ H2 H प्लस 0 भी नहीं होगा। अब अगर हम रिलेशन देखें ई नॉट सेल और के इक्विलिब्रियम के बीच में, तो ई सेल इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग क्यू सी, जो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखें तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होगा, जहाँ पे क्यू सी किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी 0 तो ये भी 0।
ठीक है। अब देखो, अब जीरो डेल्टा ई सेल क्या हो गया मेरा ज़ीरो, तो इज इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन आ गई। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर मैं उस टर्म्स में लिखना चाहूँ, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ना हो, मतलब वो यूनिवर्सल फॉर्मूला हो, तो लिखा जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स 2.303 RT ओवर NF लॉग के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट क्या होता है मेरा, माइनस NF ई नॉट सेल, तो यहाँ से ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RNF। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स क्या होगा, माइनस RT LNQ इक्विलिब्रियम। LN को लॉग में चेंज करूँगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2.303 से, तो ये आ जाएगा माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अगर लॉग की वैल्यू, लॉग x की वैल्यू 0 है तो x क्या होगा 1, लॉग x की वैल्यू निगेटिव है तो x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लॉग x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो ई नॉट सेल क्या आएगा, RT ओवर NF LN के इक्विलिब्रियम। तो LN को मैं लॉग में कन्वर्ट करूँगी तो मल्टीप्लाई कर दूँगी 2.303 से, तो आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स माइनस RT LN क्यू इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे भी LN को अगर लॉग में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 2.303। अब डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस NF ई नॉट सेल। अगर मैं फर्स्ट केस देखूँ तो मेरा अगर ई नॉट सेल 0 है तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, 1 होगा और डेल्टा जी नॉट 0 होगा। सेकंड केस में अगर ई नॉट सेल निगेटिव है तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा, जो कि डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस में अगर मैं ई नॉट सेल पॉजिटिव लूँ तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो डेल्टा जी नॉट निगेटिव होगा, जो कि लेस देन 0 होगा। कंसनट्रेशन सेल क्या होता है, एनोड प्लस कैथोड फॉर्म बाय सेम हाफ सेल। अगर एनोड प्लस कैथोड, उससे क्या हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहे हैं, सेम हाफ सेल से फॉर्म हो रहे हैं। ई नॉट सेल 0 होगा, डेल्टा जी नॉट 0 होगा और के इक्विलिब्रियम 1 होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन गैस ली, तो वो किस में टूट रही है, 2H पॉजिटिव एक्वस स्टेट में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये कहाँ हो रही होगी, एनोड पे हो रही होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड पे हो रही होगी। तो मैं अगर दोनों को ऐड कर दूँ, एनोड और कैथोड वाली को ऐड कर दूँ, तो क्या आएगा, H2 ऑफ एनोड प्लस 2H पॉजिटिव ऑफ कैथोड गिव्स H2 जो कि कैथोड पे हो रही है प्लस 2H पॉजिटिव जो कि एनोड पे हो रही है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल तो मेरा 0 होगा, तो ई नॉट सेल 0 है तो ई नॉट सेल क्या होता है मेरा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे H2 क्या है, H2 हमारी गैस है, तो गैस है तो हम उसको प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ई सेल क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 0.0591 ओवर एन की वैल्यू हमारी यहाँ से इक्वेशन से हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो माइनस 0.0591 ओवर 2, एन की वैल्यू यहाँ से 2 आई इक्वेशन से, लॉग प्रेशर ऑफ H2 कैथोड का, H प्लस कंसनट्रेशन का होल स्क्वायर एनोड की, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 एनोड का, H प्लस की कंसनट्रेशन का होल स्क्वायर जो कि कैथोड पे है। तो यहाँ से ई सेल क्या आ जाएगा, माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग P2 इंटू C1 का होल स्क्वायर अपॉन P1 इंटू C2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट के कंसनट्रेशन सेल लूँ जहाँ पे प्रेशर दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेल क्या होगा, जहाँ पे प्रेशर दोनों बराबर हो जाएगा। तो ई सेल क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 0.0591 ओवर 2 लॉग, अब ये दोनों तो कट जाएंगे अगर प्रेशर इक्वल है, तो C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर, जहाँ पे C1 की कंसनट्रेशन बहुत कम होगी C2 से। अगर अब स्पॉन्टेनियस कंडीशन पे देखें तो ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो C1 अपॉन C2 जो कि लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेशन सेल, अगर मैं दोनों के कंसनट्रेशन बराबर ले लूँ, पहले दोनों की प्रेशर बराबर लिया, दोनों का कंसनट्रेशन बराबर ले लिया, तो यहाँ से कंसनट्रेशन तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा ई सेल इज इक्वल्स माइनस 0.0591 ओवर 2 लॉग P2 अपॉन P1, ठीक है। जहाँ पे ई सेल क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो P2 अपॉन P1 इज़ लेस देन 1, या फिर मैं कह सकती हूँ P2 जो है वो P1 से कम है। अब जो कंसनट्रेशन सेल है तो उसमें ई नॉट 0 होगा, डेल्टा जी नॉट 0 होगा और के इक्विलिब्रियम 1 होगा। तो दो कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेल या इलेक्ट्रोड कंसनट्रेशन सेल, दोनों में ई नॉट सेल 0, दोनों में डेल्टा जी नॉट 0 और दोनों में के इक्विलिब्रियम 1। अब इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन होगी दोनों सेल की वो अलग अलग होगी, मतलब दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड का कंसनट्रेशन सेल में मैं देखूँ तो दोनों के हाफ सेल की जो कंसनट्रेशन होगी वो अलग अलग होगी, या फिर मैं कह सकती हूँ P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू P2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड कंसनट्रेशन होगा वो सेम होगा, मतलब P1 P2 के बराबर होगा
और यहाँ पे कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का सेम होगा, यहाँ पे मतलब C1 C2 के बराबर होगा। तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन अगर देखी जाए तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन में ई सेल क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्पॉन्टेनियस कंडीशन पे ई सेल पॉजिटिव, C1 इज़ लेस देन C2, तो ई सेल क्या हो जाएगा -0.059/2 log C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंडीशन लूँ तो ई सेल पॉजिटिव डेल्टा जी निगेटिव, जहाँ पे P2 जो होगा वो लेस होगा P1 से, तो ई सेल आ जाएगा -0.0591/2 log P2 अपॉन P1। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, ये मेज़र कर रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल के। अब ई नॉट सेल क्या होता है, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगी तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ई नॉट जीरो सपोज करूँ तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल्स माइनस का ई नॉट सेल। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल का देखूँ तो प्रेफरेंस क्या है इसमें इलेक्ट्रोड, तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं सपोज करूँगी ज़ीरो है हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए, तो ई नॉट ऑफ RP ऑफ H प्लस H2 का क्या होगा ज़ीरो, और ऐसे ई नॉट ऑफ OP H2 या H प्लस का क्या होगा ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ई जो है ई नॉट तो ज़ीरो है दोनों का, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन सिर्फ ई दोनों का ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब एक हाफ सेल को अगर मैं फिक्स कर दूँ तो वो क्या होगा हाइड्रोजन हाफ सेल होगा, जहाँ पे अगर ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा ई सेल के। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ RP हाफ सेल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मतलब ई नॉट ऑफ RP को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। लिथियम टू मैग्नीशियम को अगर मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऐसे ही मैग्नीशियम से आयरन तक अगर मैं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। लेकिन अगर आफ्टर आयरन के बाद अगर मैं कोई भी अगर रिएक्शन कराऊँ तो वो रिएक्शन ही नहीं करता है वाटर के साथ। जैसे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, लिथियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, अब अगर इसको याद करने की ट्रिक अगर आपको देखनी है तो वो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं, बोथ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, एक सेम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, जैसे एक कैथोड है दूसरा एनोड है, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, जहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है एब्सेंट होता है, और ये क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने दो सेल्स लिए, एक गैल्वेनिक सेल लिया एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया। अब इसमें डिफरेंस अगर हम देखें तो गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है कैथोड पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसे ही फर्दर इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन होते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैथोड वाला रिडक्शन होता है, एनोड वाला ऑक्सीडेशन होता है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैटायन प्रेजेंट है तो नीचे जो कैटायन प्रेजेंट होगा, नीचे वाला जो कैटायन होगा वो पहले रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो इसके अगर हम इस सीरीज़ देखें तो एक सीरीज़ है X निगेटिव, फिर OH निगेटिव, NO3 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव। फराडे लॉ क्या होता है, फराडे लॉ क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब इसका अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो फर्स्ट लॉ कहता है जो टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। जो टोटल अमाउंट होता है एक एलिमेंट का जो कि डिपॉजिट हुआ है मतलब W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, एक्चुअल चार्ज के। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा Z, तो W इज़ इक्वल्स Z इंटू Q।
ठीक है, जहाँ पे Q एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोलाइज में यूज हुआ है। और हमें पता है Q क्या होता है, चार्ज। Q चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू टी। तो एक्चुअल चार्ज इज इक्वल्स एक्चुअल करंट इंटू टी। तो यहाँ से W का फॉर्मूला आ जाता है Z इंटू आई इंटू टी। अब करंट एफिशिएंसी क्या होती है, म्यू आई। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आई मतलब करंट और एफिशिएंसी। तो एक्चुअल आई अपॉन आई जो कि थियोरेटिकल है इंटू 100। ऐसी क्या कह सकती हूँ मैं, Q एक्चुअल अपॉन Q थियोरेटिकल इंटू 100। तो यहाँ से आई एक्चुअल क्या आ जाएगा, म्यू आई इंटू आई थियोरेटिकल डिवाइड बाय 100। और W इज इक्वल्स क्या आया था, Z इंटू क्यू ऑफ एक्चुअल। तो Z क्या होता, Q क्या होता है, I इंटू टी। तो W का फॉर्मूला आ जाएगा Z इंटू आई इंटू टी। चार्ज के किसके बराबर है, 1 फराडे के, जो कि क्या होता है 96500 चार्ज, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर 1 फराडे चार्ज एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज हो रहा है तो हमेशा जो इक्विवेलेंट वेट होगा ग्राम्स में वो मास डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 फराडे किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ग्राम के। तो चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स ई इक्विवेलेंट वेट इंटू Q अपॉन 1 फराडे। तो यहाँ से आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इंटू Q अपॉन 1 फराडे की यूनिट होती है 96500। तो जो भी मास डिपॉजिट हुआ है एलिमेंट का वो किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय 1 फराडे। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट डिपॉजिट क्या आ जाएगा, एक्चुअल चार्ज अपॉन 1 फराडे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर के। तो नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट इंटू एन फैक्टर को किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एक्चुअल चार्ज डिवाइडेड बाय 1 फराडे। अगर मैं कैटायन का एन फैक्टर निकालना चाहूँ तो कैटायन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उसका एन फैक्टर होता है। अगर एक सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना हो तो उसके टोटल पॉजिटिव देख लो या फिर टोटल निगेटिव चार्ज देख लो 1 मोल सॉल्ट में। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो N1 आ गया। Na2SO4 है तो 2Na2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है, तो ऐसी फर्दर इसमें N2 आ जाएगा। अगर हम गैस का एन फैक्टर देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान 1 मोल गैस के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो होगा एन फैक्टर ऑफ गैस। जैसे कि O2, H2 और Cl2 जो कि गैस हैं, तो इसमें अगर हम देखें 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2, तो इसमें एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2। ऐसी फर्दर इस रिएक्शन में एन फैक्टर आ जाएगा 2। और इसमें कितना हो रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ट्रांसफ़र, तो इसमें एन फैक्टर आ जाएगा 4। अब आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है फराडे का, नंबर ऑफ सेल्स अगर मैं सीरीज़ में अरेंज कर दूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम डिपॉजिट होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड इज इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनोड। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो तीनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा, तीनों का ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होगा, जैसे कि हम सेकंड लॉ में देखते हैं। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू मोल ऑफ कॉपर ये सब भी बराबर होंगे, सिल्वर के, कॉपर के और हाइड्रोजन के। तो अगर हम अरेंज करें इनको सीरीज़ में करते हैं तो चार्ज सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट इन ईच कैथोड एवरी कैथोड ऑफ ऑल सेल अरेंज इन सीरीज़। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड होंगे वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनोड के बराबर होंगे। अब आता है बैटरी। बैटरी क्या होती है, इफ़ नंबर ऑफ सेल्स अगर हम उनको अरेंज करें सीरीज़ में तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अरेंजमेंट को हम बैटरी कहेंगे। बैटरी क्या है, अगर मैं कई सारे सेल्स को अरेंज कर रही हूँ सीरीज़ में तो इस सेल के अरेंजमेंट के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाएगा। सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो एडिटिव होता है। हमारे पास 2 टाइप की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या है, ये अनरिचार्जेबल होती है, इसको हम रीयूज्ड नहीं कर सकते, मतलब एक बार यूज़ करके फेंक दी जाती है। जैसे कि हमारे पास ड्राई सेल या ले लांग के सेल होता है, जिसमें एनोड जो है वो जिंक लेयर की होती है, कैथोड ग्रेफाइट रॉड होता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस MnO2 का मिक्सचर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें देखें, यहाँ पे ये ग्रेफाइट की रॉड है और जिंक की लेयर है। तो इसमें ई सेल जो होता है वो 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि वेरिएबल है, जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
अब जैसे ही हम यहाँ से एक रिएक्शन देखें ये मतलब इसी का देखा है, तो इसमें ई सेल जो आया वो 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो ये जो ई सेल की वैल्यू होती है वो सेल के काम करने के साथ साथ कम होती चली जाती है। प्राइमरी बैटरी का ही दूसरा एग्जाम्पल है बटन सेल या फिर जिंक मरकरी सेल। जैसे कि हम इसकी यहाँ से रिएक्शन देखें तो यहाँ पे एनोड जो है वो जिंक मरकरी है, कैथोड HgO का पेस्ट है और इलेक्ट्रोलाइट एक्वस KOH सॉल्यूशन है। जहाँ पे ई सेल क्या है, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि फिक्स्ड होती है। तो यहाँ से ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के बराबर होगा, तो QC 0 होगा। तो ई सेल ऑफ बटन सेल डज़ नॉट डिपेंड अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो बटन सेल का ई सेल है वो कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही मेरा होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, मेरा रिचार्जेबल सेल होता है, मतलब मैं इसको बार बार रीयूज़ कर सकती हूँ। लेड स्टोरेज एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% W/W H2SO4 है, जो कि सॉलिड लेड की रॉड है जो कि एनोड का है, और जो पेस्ट है इसमें PbO2 का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो इसका जो ई सेल है वो 2.041 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये डिस्चार्जेबल रिएक्शन है, मतलब अनचार्जेबल रिएक्शन है ये वाली, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। अगर मैं इसी की रिचार्जेबल रिएक्शन देखूँ तो इसकी रिचार्जेबल रिएक्शन ये आएगी जहाँ पे इसका ई सेल आएगा -2.041 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा जो कि स्टोर हो रही है। अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। थर्मल मतलब होता है हीट। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हम यहाँ से एनोड वाली रिएक्शन और कैथोड वाली रिएक्शन को ऐड करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू जो यहाँ पे आती है वो -540 किलो जूल आती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मैं इसी फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी देखूं तो म्यू इज़ इक्वल्स डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अपॉन डेल्टा G ऑफ रिएक्शन इंटू 100 आ जाएगा। अब मुझे पता है डेल्टा G क्या होता है, -NF सेल, तो यहाँ से ये रिएक्शन आ जाएगी। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी होती है वो 70% होती है। अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मेटल स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एयर की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मेटल जो है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फेट या फिर कुछ मिनरल कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है, जिसको हम कोरोजन कहते हैं। जो कि जैसे मेटल है जो किसी भी एयर के प्रेजेंस में आया, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आया, तो उसने क्या बना दिया, मिनरल कंपाउंड बना दिया। एग्जाम्पल है हमारा देखिए कोरोजन का, तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहा जो है वो रस्ट हो जाता है एयर के प्रेजेंस में आके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स जैसे कि और भी काफ़ी होती हैं। तो हम यहाँ से रिएक्शंस देखें जो एनोड पे हो रही है, जो कैथोड पे हो रही है, तो उसको अगर मैं ऐड करूँगी तो इसका ई सेल जो आएगा वो 1.71 वोल्ट आ रहा है। तो FeO आयरन ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड फॉर्म रस्ट। तो जो आयरन ऑक्साइड होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन O2 और रस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसको हम Fe2O3.H2O कहेंगे। तो यहाँ पे FeO प्लस O2 के साथ मिला, मतलब आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ एटमॉस्फेयर के साथ, उसने क्या बना दिया, Fe2O3.X मोल्स ऑफ वाटर बनाए। जहाँ पे अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रस्ट, जो कि किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है।